Hello guys, welcome to my next video. So this video is about malaria. So इस वीडियो में हम साइंस एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट्स, प्रिवेंशन और मलेरिया कैसे ट्रांसफ़र होता है वो देखेंगे और होम्योपैथिक मैनेजमेंट देखेंगे. सो वेलकम टू माय वीडियो. माई सेल्फ डॉक्टर अरुण काउंडर. तो लेट्स गेट इन टू द वीडियो. सो मलेरिया क्या होता है? मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज़ है जो कि एक इन्फेक्टेड फीमेल मस्कीटो के थ्रू ट्रांसफ़र होता है. एक इन्फेक्टेड मस्कीटो एक हेल्दी पर्सन को मलेरिया प्लाज्मोडियम से, मलेरिया पैरासाइट से इन्फेक्ट कर सकता है. सो मलेरिया ये रेनी सीज़न में बहुत कॉमन है, बारिश के मौसम में बहुत कॉमन है और ट्रॉपिकल रीजन में बहुत कॉमन है. बारिश के सीज़न में इसलिए कॉमन है क्योंकि यहाँ पे पानी स्टोर होते हैं बहुत सारे जगह. बारिश की वजह से खड्डों में वगैरह बहुत सारी जगह से स्टोर होते हैं, तो वहाँ पे जो मस्कीटो है वो अपने लार्वा प्रोड्यूस करते हैं और मस्कीटो का पॉपुलेशन बढ़ता है. तो लाइक ऐसे वो इन्फेक्शन फैलाते हैं. इसमें मलेरिया के टाइप्स हैं. पैरासाइट मतलब मलेरिया के जो पैरासाइट इन्फेक्शन करता है, जो पैरासाइट इन्फेक्शन कॉज करता है, वो पैरासाइट के 4 टाइप है. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेले, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. इसमें प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का जो इन्फेक्शन होता है, उसमें जो डिजीज़ होता है, उसमें जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो बहुत सीवियर होता है. तो ये चारों प्लाज्मोडियम मलेरिया के पैरासाइट्स से प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम बहुत ही ज़्यादा लाइक थोड़ा डेंजरस है. सो ह्यूमन के अंदर ये एंट्री कैसे करते हैं ये पैरासाइट? जो इन्फेक्टेड मस्कीटो है जिसके अंदर ये पैरासाइट है, कोई भी ये 4 में से कोई भी पैरासाइट है, अगर वो मस्कीटो कोई हेल्दी ह्यूमन को बाइट करता है तो वो पैरासाइट वो बाइट के थ्रू ह्यूमन बॉडी के अंदर जाता है, हेल्दी बॉडी के अंदर जाता है. तो हमारे शरीर में जाने के बाद ये पैरासाइट जो होते हैं वो डायरेक्ट लीवर में जाते हैं. तो लीवर में जाके वो बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, फिर वो डिवाइड होते हैं, फिर वहाँ से वो पहुँचते हैं खून में और खून में वो रहते हैं. खून में पहुँचने के बाद खून के अंदर आरबीसी में पहुँचते हैं, आरबीसी में रहते हैं वो, और वहाँ पे वो मल्टीप्लाई होते हैं, आबादी बढ़ाते हैं. वो बढ़ बढ़ के वो आरबीसी के जो सेल है उसको तोड़ के, ब्लास्ट करके, डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलते हैं और बाकी आरबीसी सेल्स को भी ऐसे अटैक करके डिस्ट्रॉय करते हैं और फुल बॉडी में, खून में ये पैरासाइट फैल जाते हैं. फिर ये पैरासाइट कोई इन्फेक्ट नहीं हुआ, वो मच्छर आके वो बॉडी को काटा और वो पैरासाइट ब्लड के थ्रू उसके मस्कीटो के अंदर गया और वो मस्कीटो फिर से दूसरे हेल्दी ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है. ये पैरासाइट रिलीज़ करता है वो हेल्दी बॉडी के अंदर. सो ये साइकिल ऐसा फैलता है. सो ये एग्जांपल है ये साइकिल के, जैसे डायग्राम में बता रहा. लीवर में जाके पॉलीफ्रेट होता है, फिर लीवर में जाके बढ़ता है, फिर आरबीसी को ब्रेक करके फिर फुल बॉडी में फैलता है, फिर वो मस्कीटो उसे और ऐसे ही ट्रांसपोर्ट करते रहता है. ये बस्टिंग ऑफ आरबीसी मतलब आरबीसी सेल्स है उसमें से कैसे निकल रहे तोड़ के, वो है ये. अभी मोड ऑफ स्प्रेड, तो ये किस ज़रिए से फैल सकता है? तो ये प्लाज्मोडियम मस्कीटो का जो प्लाज्मोडियम है मस्कीटो बाइट से स्प्रेड होता है. ऑर्गन ट्रांसप्लांट से स्प्रेड होता है क्योंकि ब्लड पूरे ऑर्गन्स में रहते हैं. तो अगर इन्फेक्टेड पर्सन का ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करें, कोई भी ऑर्गन, तो उसमें होगा. और ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड में तो ये रहता ही है, तो इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे तो होगा. और नीडल्स, इंजेक्शंस वगैरह हम शेयर कर रहे इन्फेक्टेड पर्सन के साथ तभी हो सकता है. और इन्फेक्टेड मदर, अगर एक मदर को इन्फेक्शन है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन मलेरिया का, वो बर्थ के टाइम, अगर वो डिलीवरी के टाइम बच्चों को वो स्प्रेड होने का चांसेस ज़्यादा है. तो इसको कंजेनाइटल मलेरिया भी बोलते हैं. ये एग्जांपल है ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट, इंजेक्शन, ये सब एग्जांपल है. तो ये साइंस एंड सिम्टम्स मलेरिया के साइंस एंड सिम्टम्स मच्छर के काटने के 10 से 4th वीक, चौथे हफ्ते तक ये साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं. सो
और कोई कोई केसेस में साइंस एंड सिम्टम्स आते नहीं हैं, उनको कैरियर्स बोलते हैं। उनको इन्फेक्शन रहता है, उनके अंदर पैरासाइट रहेगा, बट उनको साइंस एंड सिम्टम्स नहीं आएंगे। बट वो इन्फेक्शन फैला सकते हैं, अगर उनको मच्छर काट के किसी और को मच्छर काटा तो उनको हो सकता है। सो ये वो फैला सकते हैं। और सो साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं। यहाँ पे ठंडी और चिल्स बहुत लगता है, और शिवरिंग बहुत होती है। तो ये चिल्स इतनी ठंडी लो से लेके एकदम हाई ठंडी तक जा सकता है, ज़्यादा तक जा सकता है। फिर फीवर होता है, हाई ग्रेड फीवर होता है। तो ये फीवर कभी रेज होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है, फिर रेज होता है, फिर नॉर्मल हो जाता है। स्वेटिंग होता है, बहुत सारे स्वेटिंग होता है मलेरिया में। ये तीनों स्टेज होता है। चिल स्टेज होता है, पहले पहले ठंडी लगती है, फिर हीट स्टेज होता है, फीवर बढ़ता है, फिर उसके बाद स्वेट स्टेज होता है, स्वेटिंग होती है, फिर वापस से पसीना ज़्यादा होता है, फिर वापस से टेम्परेचर लो होता है, फिर वापस से साइकिल रिपीट होता है। फिर नौजिया, वॉमिटिंग, उल्टी, सर दर्द, हेडेक, एब्डोमेन पेन और डायरिया, ये सब सिम्टम्स हैं। अनीमिया एक सिम्टम्स है, बहुत कॉमन सिम्टम है, क्योंकि वो आरबीसी में जाके आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते। सो देखो लेफ़्ट साइड नॉर्मल अनीमिया, इसमें आरबीसी रेड ब्लड सेल्स है जो ज़्यादा है, और एनीमिया आरबीसी कम है। और मसल पेन होता है, ब्लड स्टूल हो सकता है। ब्लड स्टूल मतलब लेटरिन में ब्लड निकलना। सो ये जीआई ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है, मतलब फुल ब्लड को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके वजह से ये सब होता है। कन्वल्जन और कोमा, एकदम एक्सट्रीम केस में कन्वल्जन, अकड़ी आ सकती है, और कोमा में जाने का चांसेस है। अभी कॉम्प्लिकेशन, अगर मलेरिया को ट्रीट नहीं करते तो उसका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या क्या होता है। तो स्वेलिंग हो जाता है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई जाता है उसमें स्वेलिंग हो जाता है, जिसको सेरेब्रल मलेरिया बोलते हैं। फिर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, लंग्स में फ्लूइड पानी जमा हो जाता है, तो जिसको पल्मोनरी इडिमा बोलते हैं। और जो अपना बाकी ऑर्गन है वो फेलियर हो सकता है, काम करना बंद कर सकता है, जैसे किडनी, लीवर और स्प्लीन। फिर एनीमिया हो तो बताया मैंने, एक्सप्लेन किया। फिर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ऑर्गन्स के फेलियर की वजह से अब मेटाबॉलिज्म बराबर नहीं होता है। डायग्नोस, ये मलेरिया को डायग्नोस कैसे करते हैं। तो मलेरिया को डायग्नोस उसके साइंस एंड सिम्टम्स से करते। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपके हिस्ट्री से देखेंगे, आप ट्रॉपिकल रीजन में ट्रैवल किए क्या नहीं, आपके आसपास के एरिया में मलेरिया का स्प्रेड है क्या नहीं। फिर उसके बाद आपके साइंस एंड सिम्टम्स ऑब्जर्व करेंगे कि आपका साइंस एंड सिम्टम्स क्या है, जैसे कि हीट, स्वेट, चिल वगैरह। फिर आपका एब्डोमेन और एग्जामिनेशन करेंगे, एब्डोमेन वगैरह, जिसमें एनलार्ज लीवर और स्प्लीन क्लिफ देखेंगे कि लीवर और स्प्लीन एनलार्ज है क्या नहीं। फिर ब्लड टेस्ट भी आता है, आरडीटी, रैपिड डायग्नोस्टिक्स टेस्ट बोलते हैं, जो जल्दी जल्दी हो जाता है। इसमें से आपका ब्लड का सैंपल निकालेंगे और मलेरिया पैरासाइट डिटेक्ट हो करते हैं उसमें। ब्लड स्मीयर में थोड़ा टाइम लगता है, हमको ब्लड को स्मीयर करते फिर वो माइक्रोस्कोप में देखते हैं कि उसमें मलेरिया पैरासाइट है क्या नहीं। मॉलिक्यूलर टेस्ट में अब पता चलता है कि ये 4 पैरासाइट में से कौन सा पैरासाइट है। फिर ट्रीटमेंट, अभी इसका ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन कौन सा पैरासाइट का टाइप आपके अंदर है, वो उसके ऊपर ये ट्रीटमेंट बेस्ड रहता है। और एंटी मलेरियल ड्रग्स, तो इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सब अलग अलग टाइप वैराइटीज़ के ड्रग होते हैं। तो पैरासाइट क्या है, कौन सा है, वो फाइंड आउट करके तो डॉक्टर वो मेडिसिन आपको देंगे। फिर रिलैप्स हो सकता है, वापस फिर से ठीक होने के बाद फिर से आ सकता है, लेकिन मोस्टली प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम ओवेले के चांसेस ज़्यादा है रिटर्न आने के फिर से। तो उसके लिए आपको डॉक्टर के साथ फॉलोअप करना ज़रूरी है। फिर प्रिवेंशन, तो अभी इससे कैसे बचा जा सकता है, वो तो सिंपल तरीके, बेसिक एम ये रखना है, गोल ये रखना है कि मस्कीटो अपने को ना काटे। तो इस चीज़ के लिए जो जो प्रिकॉशन कर सकते सब कर सकते, जैसे मस्कीटो नेट बांध सकते हैं, फिर कवरिंग, स्किन को अच्छे से कवर करके रखना है। और स्प्रे वगैरह आता है, मस्कीटो स्प्रे, रिपेल, मस्कीटो कॉइल, ऑल आउट, बहुत सारी चीज़ें आते हैं। बच्चों को क्रीम आता है, हैंड क्रीम, फेस क्रीम वगैरह, सब मस्कीटो से बचने के लिए। सो नेक्स्ट है होम्योपैथिक मैनेजमेंट। तो होम्योपैथिक मैनेजमेंट में इसमें मलेरिया ऑफिशिनलिस करके एक 200C में बहुत अच्छा होम्योपैथिक रेमेडी है। ये रेमेडी एज अ प्रिवेंशन भी यूज़ हो सकता है। जिस एरिया में ज़्यादा मलेरिया का स्प्रेड होने का है, तो अगर उसमें अगर वो एरिया में यूज़ किया जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव है। तो मलेरिया का चांसेस बहुत कम है। अगर आपके एरिया में मलेरिया का ऐसा है
सिनेरियो या फिर आप ट्रॉपिकल रीजन जाने वाले हो, तो फिर ये मेडिसिन लेने से, एज अ प्रिवेंटिव लेने से आपको मलेरिया होने का चांसेस बहुत कम है। तो ये ऐसा यूज़ भी होता है, बहुत सारे होम्योपैथी से यूज़ करते हैं। और चाइना मदर टिंचर, चाइना में भी ये सब सिम्टम्स है, जैसे फीवर वगैरह हो गया, तो मलेरिया और टाइफाइड के सिम्टम्स है इसमें, तो ये भी काम करता है। इसके डोजेस वगैरह डिपेंड करते हैं पेशेंट टू पेशेंट। सो उसके लिए आपको होम्योपैथ के पास जाना पड़ेगा या होम्योपैथ को कांटेक्ट करना पड़ेगा, या फिर आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो या टेक्स्ट कांटेक्ट कर सकते हो। तो इसमें आपका एज, इसका डोज डिपेंड होगा आपके एज, आपका ससेप्टिबिलिटी और आपका वर्क प्रेशर, एनवायरनमेंट, उस सब चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। सो गाइस, इतना ही था मलेरिया के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, फिर कोई क्वेरी रहेगा, कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लीव कर सकते हो, फिर कोई सजेशन रहेगा तो वो भी कर सकते हो, और कोई टॉपिक आपको चाहिए तो वो भी सजेस्ट कर सकते हो। और वीडियो का क्वालिटी कैसा है, लाइक यूज़फुल है क्या नहीं, उसका फीडबैक भी आप दो। सो फिर आप बताओ, और कोई इम्प्रोवाइजेशन करना है वीडियोज़ में वगैरह तो वो भी आप बता सकते हो। और होम्योपैथिक अगर ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है आपको, या फिर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए तो होम्योपैथिक के लिए, सो आप ये नंबर पे और एक ईमेल में कांटेक्ट कर सकते हो मुझे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग। सो ये वीडियो इतना ही था। सो आगे और भी और भी ऐसे कंटेंट आएंगे, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखना चैनल। एंड जैसे लॉकडाउन ख़त्म हो ही रहा है, तो लॉकडाउन ओपन हो रहा है थोड़े थोड़े। सो हमारा सेफ्टी इज़ ऑन आवर हैंड। सो इसमें क्या करना है, वही हैंड वॉश वगैरह जो प्रॉपर हाइजीन जो सिखाया है इतने दिन से, तो वही फॉलोअप करना है। सो प्रॉपर हैंड वॉश करना है खाने से पहले, खाने के बाद, और मास्क यूज़ करना है, एटलीस्ट 1 मीटर का डिस्टेंस रख के बात करना है किसी से भी। और मोस्टली प्रेग्नेंट लेडीज़ और ओल्ड एज पीपल और बच्चों को बाहर ज़्यादा भेजना नहीं है। और अगर इन्फेक्टेड पर्सन है या फिर ससेप्टेड पर्सन है तो उन लोग से थोड़ा दूरी बनाए रखना सबसे बेटर होगा। सो गाइस, नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। अंटिल देन, बाय बाय।